नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में की शिरकत। परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा आरती में हुई शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कांग्रेस पर तीखा हमला। बोले, हमेशा रही विभाजनकारी सोच, 60 साल राज करने के बावजूद सिर्फ एक वोट बैंक की चिंता। चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। सभी विभाग व्यवस्थाओं में जुटे। महज 20 दिन से कम का समय बाकी। हल्द्वानी में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। 3 मंजिला इमारत आई चपेट में। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में हुआ लाखों का नुकसान। और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में गर्मी दिखा रही तेवर। हल्की बारिश से पर्वतीय इलाकों में हुआ मौसम सुहाना। 27 अप्रैल से फिर एक बार सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। और अब खबरें विस्तार से। ऋषिकेश एम्स का चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि इस समारोह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। उनके हाथों टॉपर छात्र छात्राओं को मेडल दिए गए। दीक्षांत समारोह में 14 स्वर्ण पदक सहित कुल 16 पदक दिए गए। दीक्षांत समारोह में कुल 598 छात्र छात्राओं को उपाधि वितरित की गई। दीक्षांत के बाद राष्ट्रपति परमार्थ निकेतन की गंगा आरती में भी शामिल हुई। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर देहरादून, पौड़ी और टिहरी जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा से विभाजनकारी रही है। 60 साल राज करने के बावजूद कांग्रेस ने एक वोट बैंक की चिंता की। उनके घोषणा पत्र में भी साफ दिखता है। उन्होंने कहा, यही सोच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की रही है। साथ ही कहा कि आर्थिक संसाधनों पर जो सबके मेहनत की कमाई होगी उस पर समानता से एक वर्ग विशेष को देने की बात की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से तुष्टीकरण की नीति रही है। कांग्रेस की सोच हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है। और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता करी है। और वही आज इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है, उस घोषणा पत्र में भी, और इनके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने भी अपनी वो सोच एक अपने भाषण में देश के सामने रखी थी कि संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर जो सबकी मेहनत की कमाई होगी उस पर समानता से पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को देने की बात करी। ये निश्चित रूप से इनकी तुष्टीकरण की नीति है, वोट बैंक की राजनीति है, विभाजनकारी नीति है और केवल कांग्रेस का विकास और सबका विनाश वाली नीति है। देश की जनता भली भांति समझ रही है कि देश आज आगे बढ़ गया है। देश आज समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, समान अधिकारों की बात कर रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात कर रहा है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले जमकर जनसभा और रोड शो को संबोधित किया। इससे कोई भी कसर सीएम द्वारा प्रत्याशी को मजबूती देने में नहीं की गई, लेकिन जब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल है। प्रदेश भाजपा कमेटी के महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम धामी ने उत्तराखंड में पहले चरण के चुनाव में 88 और उत्तर प्रदेश में भी कई जनसभा की। अब उनका दायित्व देश के अन्य क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी को मजबूती देने के लिए होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड में जो 19 तारीख को चुनाव संपन्न हुआ है लोकसभा का, उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत दौड़ भाग की और इस चुनाव के दौरान लगभग वो 88 से अधिक
जनसभाएं उन्होंने उत्तराखंड के भीतर की हैं और 4 सभाएं उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी खटीमत से लगता हुआ पीलीभीत जिले में की है। और अब जब उत्तराखंड का चुनाव पहले चरण का निबट चुका है, अब उनकी मांग उत्तर प्रदेश के शेष हिस्से में भी है और हिमाचल में भी उनकी डिमांड है। अन्य कई प्रदेशों में पुष्कर सिंह धामी जी की डिमांड लगातार बनी हुई है और मैं समझता हूँ अब यहाँ के चुनाव से फ्री होने के बाद वो देश के अन्य प्रदेशों में अपनी भूमिका को निभाएंगे। खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में जल संस्थान खटीमा की लापरवाही सामने आ रही है। जगह जगह विभिन्न वार्ड में पीने के लिए गंदा पानी आ रहा है और साथ ही पानी का फ्लो भी कम है। इस संबंध में वार्ड वासियों ने अधिशासी अभियंता कुमाऊं जल संस्थान खटीमा के अधिशासी अभियंता अजय कुमार को ज्ञापन दिया, जिस पर वार्ड वासियों का कहना है कि 10 से 12 बार खटीमा जल संस्थान कार्यालय में आ चुके हैं, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं वार्ड वासियों ने कहा कि इसका जल समाधान नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने कहा कि यह संवेदनशील मुद्दा है। जल संस्थान की पाइपलाइन 40 से 50 साल पुरानी होने की वजह से इसमें जगह जगह लीकेज हो रहा है। इससे पानी की लाइन में ब्लॉकेज आ रहा है और उनको सही करवाया जा रहा है। काफ़ी सारी लोग आए थे वहाँ से और जो प्रकरण है पेयजल बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है, तो विभाग इसमें संवेदनशील होकर और त्वरित कार्रवाई करके ये आश्वासन देता है कि अधिकतम 7 दिवस के अंतर्गत इस समस्या का हम निस्तारण करेंगे पूर्ण रूप से स्थायी। देखिए, जैसे गर्मियों का समय अब नज़दीक आ रहा है तो पानी की थोड़ी खपत बढ़ती है, पानी का उत्पादन में फर्क पड़ता है और चूँकि यहाँ जो पेयजल का सिस्टम है वो 40 से 50 साल पुराना है, तो लीकेजेस की समस्या है यहाँ पर। मुख्यतः हमारी मांग जो है नियमित रूप से जो है पेयजल आपूर्ति के लिए है और विगत 1 महीने में मैं कम से कम 10 से 20 बार इस कार्यालय पे आ चुका हूँ। मौखिक तौर पर मैंने यहाँ जो अधिशासी अभियंता बैठते हैं उनको भी और सहायक अभियंता दोनों को इस बात से अवगत कराया था कि बिल्कुल टंकी के कार्यालय के ठीक सामने होने के बाद भी हमारे मोहल्ले में पानी की आपूर्ति नियमित नहीं हो पा रही है। पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है और नियमित तरीके से नहीं आ रहा है और प्रेशर बहुत कम आ रहा है, जिस वजह से लोग मोटर चला रहे हैं उसके बाद ही पानी नहीं आ रहा है। लेकिन ये जल संस्थान की काहिली है कि वो सड़कों को जगह जगह गड्ढे खोदकर अपने कार्य की स्थिति दिखा रहा है। मंगलवार दोपहर 3 बजे चंपावत से लोहा घाट की ओर आ रही कार अचानक अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हालांकि कार की एयरबैग खुलने से शिक्षक राजेंद्र गिरी की जान बच गई, लेकिन शिक्षक को चोट जरूर आई है, जिन्हें अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर घर भेजा गया। हल्द्वानी के नैनीताल रोड के पास अंबिका बिहार कॉलोनी में कपड़े के गोदाम के अंदर भीषण आग लग गई। आग का रूप इतना विकराल था जिसने 3 मंजिला भवन को अपने चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां टीम ने 3 मंजिला भवन पे आग पर काबू बड़ी मुश्किल से पाया। घटना में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अंबिका विहार कॉलोनी के पास व्यापारी ने घर पर गोदाम भी बनाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने के कारणों की तकनीकी रिपोर्ट देगी। 12:33 के आसपास हमें 112 की तरह सूचना मिली गई आग के लिए। तुरंत ही 2 गाड़ी रवाना कर दी गई क्योंकि आवास में आग की सूचना थी। लोगों के लाइफ को देखते हुए गाड़ी मौके पे पहुंच गई, पर जैसा कि आप जानते हैं रोडों पे गाड़ी खड़ी हुई थी जो लोग पार्किंग की तरह यूज़ कर रहे थे, उससे गाड़ी को एंट्रेंस में थोड़ी तकलीफ हुई, तो हमें काफ़ी लंबी होज लेइंग करनी पड़ी। आप अभी देख सकते हैं कि होज अभी हमने कम से कम 6-7 होज बिछाए हैं, जिससे ही हम अब आग पे कंट्रोल पा लिया गया है। अब कूलिंग चल रहा है। लोहाघाट की सीमांत वन पंचायत डनगांव में कुछ अराजक तत्वों ने वनाग्नि की घटना को अंजाम दिया, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा। जंगल में लगी आग को फायर वाचरों, वन कर्मियों और कमलेड़ी के सरपंच दीवान सिंह कुंवर और वन पंचायत डनगांव के सरपंच मोहन चंद्र पांडे ने मुश्किल से बुझाया। वहीं सरपंच मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि विभाग के द्वारा कई तरह से लोगों को जंगलों में आग न लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अराजक तत्वों ने जंगल में आग लगा दी। जो वनाग्नि की जो बढ़ती घटनाएं हैं वो वास्तव में एक चिंता का विषय है और एक अमानवीय घटना है।
हम सभी से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ये जो वनाग्नि हो रही है उस पर सभी लोग अपनी नज़र रखें और सभी लोगों को जागरूक करें, क्योंकि सरकार और विभाग के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो कठपुतली कार्यक्रम हो या जो वन विभाग के द्वारा इंटर कॉलेज हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं और लोगों के बीच में गाँव में जाकर है वनाग्नि के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वनाग्नि की घटनाएँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक कलिया थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव के जंगल में खनन माफियाओं ने किसानों की तैयार खड़ी फसल को जेसीबी मशीन और पोकलेन से रौंद डाला, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर किसानों ने विरोध किया। किसानों ने आरोप लगाया कि खनन कर रहे लोगों से जब इस बात की गई तो उल्टा उन्हें गाड़ी के नीचे रौंदने की धमकी दी गई, जिससे शिकायत उन्होंने पिरान कलियर थाने में तहरीर देकर की है। सर, हमारी फसल उठाई गई मशीन से और हमने अगर रोकने की कोशिश करी तो हमें जान से मारने की कोशिश करी उन्होंने। फसल करीबन 2 लाख रुपए की हमें बर्बाद कर दी उन्होंने। किन्होंने करी है? जेपीसी वालों ने, और ताहिर है उसका लड़का है, ये मट्टी उठा रहे हैं सर। रात में। क्या खनन माफिया हैं लोग? खनन माफिया है जी, खनन इसका कोई वो नहीं है जी। तो रात में मशीन चला रखी तुमने? हाँ जी, रात में मशीन चलाई। माफियाओं ने बिल्डोजर चला रखा हमारे खेत, तो फसल उजाड़ दी सारी और 2 लाख रुपए खर्चा है हमारा। और उसमें जेसीपी भी है, डंपर वगैरह, पोपलाइन सब चीज़ है जी। बहुत नुकसान कर दिया, हमें बताया तक भी नहीं, हमारी फसल उसे उजाड़ दी। पुलिस को पूरे मामले? हाँ जी, पुलिस को जांच दी हमने। पुलिस ने कोई आए थे जांच के लिए, कह रहे कि जो देखेंगे इस मामले में उनसे बात करेंगे। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग जी, हमारा फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। 2 लाख रुपए खर्चा आवा जी हमारा। फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिलाधिकारी वंदना के आदेश के बाद अब प्रवर्तन विभाग ने हल्द्वानी और नैनीताल में परिवहन विभाग की ओर से नो पार्किंग जोन चिन्हित किए गए हैं। उन सभी नो पार्किंग जोन में 2 दिन के अंदर साइन बोर्ड लगाने की कार्रवाई की जा रही है। इन नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग लगातार गंभीर है और लगातार जो सड़क सुरक्षा के जो अभियोग हैं उनमें प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। अभी सड़क सुरक्षा के बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पहले भी निर्देश दिए गए थे कि जो नो पार्किंग जोन चिन्हित किए गए हैं हल्द्वानी और नैनीताल में, उनमें लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। तो पर्यटन सीजन के दृष्टिगत सभी दलों को ये निर्देश दिए गए हैं कि नैनीताल में और हल्द्वानी में जो वाहन सड़क किनारे खड़े हैं और नो पार्किंग जोन में खड़े हैं उन पर विशेष कार्रवाई की जाए। आज उनको हमने कल से हमने अभियान लगाया था, आज भी लगातार जारी है। तो ऐसे वाहन जो इन मार्गों पर खड़े पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रथम चरण में उनको अवगत भी कराया गया है कि वो अपने अपनी पार्किंग स्थल पर खड़ी करें। नहीं माने जाने पर अगर वो नहीं उल्लंघन करते लगातार करेंगे तो इसमें अधिकतम जुर्माना भी हम लोग लगाएंगे। नो पार्किंग में 3 टीमें हमारी लगी हुई है, एक हल्द्वानी और नैनीताल में, ये लगातार कार्य कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर टूरिज्म सीजन के दृष्टिगत बाहर से भी कुछ दल आकस्मिक रूप से बुलाए जा सकते हैं। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम और 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। जगह जगह पुलिस हेल्प डेस्क और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। आईजी गढ़वाल KS नगरन्याल ने कहा कि यात्रियों को हर संभव सुविधा और सहायता देने का पुलिस प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है। उत्तरदायित्व है सारे विभाग का और पुलिस जो है उसको यातायात व्यवस्थित करने में पुलिस की अहम भूमिका है। और जैसा चुनौती पूर्व में मिली है, लास्ट ईयर 4 धाम यात्रा में 56 लाख से अधिक तीर्थ यात्री आए थे, तो इस बार भी हम लोग मानसिक रूप से और फिजिकली दोनों ही तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि अच्छे और कुशल कर्मचारी जो है, विशेषकर इस बार नए करीब 800-900 हमारे कर्मचारी नए भर्ती हुए हैं, तो उनको भी जो है
यातायात में हम 4 धाम यात्रा में सम्मिलित करके उनको एक जो अनुभव है वो कराया जाएगा, ताकि वो एक सीख सके और अच्छे ढंग से अपने ड्यूटी को संपादित कर सके। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जहां भारी उत्साह दिखाई दे रहा है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गई है। 7 दिन के भीतर चारधाम यात्रा के लिए 12,48,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवाया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। इसको देखते हुए चारधाम से जुड़े सभी विभागीय मंत्री अपने अपने स्तर पर मॉनिटरिंग के साथ यात्रा व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गए हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अभी तक 8,000 घोड़े खच्चरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाने के लिए एक दिन की लिमिट 4,000 रखी गई है। मैंने कल एक मीटिंग रखी है जिसमें कि हमारे डीएम उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग और उसके साथ साथ हमारे चमोली और उसके साथ हमारे सारे विभाग के अधिकारी यहाँ पर मीटिंग में रहेंगे। लगातार हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो व्यवस्थाएं हमने पिछली बार भी खड़ी करी थी घोड़े खच्चरों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, वो व्यवस्थाओं में और सुधार किया जाए। इस बार जो है हमारे विभाग के माध्यम से 11 करोड़ का हमने वहाँ पर और स्वीकृत किए थे, जिसका लगभग काम कंप्लीट भी हो गया। एक नया टीन शेड, एक नई घोड़ों के आराम करने के लिए और एक पार्किंग के लिए वहाँ पे एक नया व्यवस्था खड़ी करी गई है। उसी के साथ साथ हमारे पास डॉक्टरों की जो कमी थी वो पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दी गई है। छोटे छोटे कैंप हमने पहले से गांव में आइस लगाने शुरू कर दिए थे ताकि घोड़ों का रजिस्ट्रेशन में आसानी हो, घोड़ों का मेडिकल चेकअप उसी गांव में हो जाए और कहीं पे भी ऐसा स्थिति पैदा ना हो कि कोई चोटिल घोड़ा या बीमार घोड़ा या कमज़ोर घोड़ा जो है वो उस यात्रा में रहे और उसकी जान को खतरा बने। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने पूर्ण करी हैं। 8,000 घोड़ों का लगभग रजिस्ट्रेशन जो कर लिया गया है। भगवान भोले शंकर की भूमि उत्तरकाशी में अष्टादश महापुराण समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाले अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा महापुराण और विष्णु हवनात्मक यज्ञ के लिए भागीरथी के पावन और सुरम्य तट पर अवस्थित विश्वनाथ नगरी उत्तरकाशी में आमंत्रित देवडोलियों की उपस्थिति में भव्य और दिव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हरि महाराज, कंडार देवता, नाग देवता, नागणी माता, खंडद्वारी देवी सहित जिले की कई देवडोलियां शामिल रही। काशी विश्वनाथ की धरती, जहाँ पर कई ऋषियों ने, कई देवात्माओं ने यहाँ पर तपस्या करी है, जिसमें हमारे महर्षि योगी जी, महर्षि स्वामी रामा, जिनका बड़ा हॉस्पिटल देहरादून में है, हमारे माता तपोवन महाराज जी, शिवानंद महाराज जी, ऐसे न जाने कितने तपस्वियों ने इस उत्तरकाशी में तपस्या करी है। काशी काशी सर्व प्रकाशिका सा काशी विदिता तेन प्राप्त ही काशिका यथा काशी तथा काशी मतपुरी भेद वर्जिता सयाति नरकम ध्रुव। जो बल जो है पूर्व की काशी और उत्तर काशी भेद करता है वो जो है नरक का भागी होता है। तो 80 और वर्ण के 80 वर्णों के मध्य यम उत्तर काशी प्राणी नाम मुक्तिदायिनी, जो उत्तर काशी है समस्त प्राणी को मोक्ष प्रदान करने वाली है। और 80 और वर्णों के मध्य काशी बसी हुई है और काशी में काशी काशी सर्व प्रकाशिका, ये प्रकाशमान है हमेशा। काशी जो है भगवान शंकर के त्रिशूल पर अवस्थित है और नया प्रलय के समय में भी ये काशी नष्ट नहीं होती है। लोहाघाट ब्लॉक के खेतड़ा में चल रहे 4 दिवसीय सतचूली महोत्सव का मां भगवती और मां महाकाली की भव्य रथ यात्रा निकलने के साथ समापन हो गया। इससे पहले मंदिर में मुख्य पुजारी दयानंद चिलकोटी द्वारा विशेष पूजन अर्चन किया गया। दोपहर बाद भगवती भंडार में सभी देवडांगरों की गद्दी लगाई गई, जहां महिलाओं द्वारा देवडांगरों का सिर पूजा गया और आरती और देव स्तुति की गई। की दिव्य रथ और भव्य विहंगम रथ यात्रा के साथ हमारा 4 दिवसीय सतचूली महोत्सव का आज समापन हुआ। इस महोत्सव के समापन में सहयोग करने वाले सभी सहयोगियों का हम सतचूली महोत्सव समिति अध्यक्ष महेंद्र सिंह बोरा जी और पूरी समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद देते हैं। बहुत ही भव्य और दिव्य विहंगम देवी रथ यात्रा यहाँ पर संपन्न हुई। अपराह्न 3 बजे देवस्थली खचड़ा से रथ यात्रा आरंभ हुई, जो 3 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई को पार करते हुए अभी अभी मंदिर परिसर में पहुंची है। बहुत ही भव्य दिव्य विहंगम रथ यात्रा का दृश्य यहाँ पर देखने को मिला।
हल्द्वानी के विभिन्न मंदिरों में धूमधाम से बजरंगबली का जन्मोत्सव मनाया गया। प्राचीन राम मंदिर, रूपनगर स्थित बालाजी मंदिर, कालू सिद्ध मंदिर सहित नैनीताल के हनुमानगढ़ी मंदिर और नौकुचियाताल स्थित हनुमान मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगना शुरू हो गई थी। इस दौरान भजन मंडली ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति से माहौल भक्तिमय कर दिया। भगवान श्री जो हनुमान है हमारे, और उनकी प्रति जो लोगों में आस्था है, और जिस प्रकार से उनका एक निस्वार्थ भाव से उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा करी, सीता माता की सेवा करी, उसी निस्वार्थ भाव से उनके भक्त भी निकले हैं उनका संदेश लेकर। और प्यार का संदेश है, तपस्या त्याग का संदेश है, और आत्मीयता और प्रेम का संदेश है। सारे भगवान श्री हनुमान के जितने भी भक्त और अनुयायी हैं, और जब कठिन समय आता है, कठिन परीक्षा आती है, सबसे पहले हम उन्हीं को याद करते हैं। तो आज अवश्य जो भी कोई व्यक्ति कठिनाई में, मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ उनके भी संकट विमोचक बनकर उनके घरों में आशीर्वाद दें। आज हनुमान जयंती है और सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज यहीं पर हमने एक छोटा सा यहाँ पर भंडारा कर रखा है और सभी को हनुमान जयंती की बधाई देने के लिए यहाँ पर जैसे हनुमान जी को बोलते हैं कि उनको मीठा हमेशा चढ़ता है, तो उन्हीं की पसंद का आज यहाँ पर हलवा और केले हमने यहाँ पर सभी जनता को बांटने के लिए यहाँ पर व्यवस्था करवाई है। और सभी दोस्तों के साथ मिलकर हनुमान जयंती की सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हिमांशु आर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस। हनुमान जयंती के मौके पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्तुति यज्ञ का भी आयोजन किया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने हनुमान चालीसा के आयोजन पर कहा कि भाजपा धर्म की ठेकेदार है, जबकि कांग्रेस धर्म को मानने वाली पार्टी है। इसीलिए कार्यकर्ताओं ने हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा और पार्टी को जीत हासिल होगी। देखिए, आज श्री हनुमान जयंती है। इस शुभ अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और एक स्तुति यज्ञ भी यहाँ पर आयोजित किया गया। हनुमान जी से कई चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं और बजरंगबली की कृपा से मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव भी ठीक रहेगा। और हमारा तो ये कहना है कि कोई भारतीय जनता पार्टी ही धर्म की ठेकेदार नहीं है। ऐसे कार्यक्रम निश्चित रूप से आयोजित होने चाहिए। हम लोग धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, लेकिन धर्म को मानने वाले लोग हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।